जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं और आज जो है हम हिस्ट्री क्लास करेंगे। हिस्ट्री क्लास में आपको जो है चैप्टर नंबर 7 है और ये क्लास 6 की हिस्ट्री करवाई जा रही है। क्लास जो है आपकी 7th है, इसके पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। और ये जो क्लास है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मिश्रण एक तरह से आप लोग को करवाया जा रहा है, जिससे कि दोनों के क्वेश्चन बन जाए आपसे। और इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो भी आपके क्वेश्चन छूटते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और विद्यालय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये आज का हमारा चैप्टर नेम है। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत मजा आएगा इसको कंप्लीट करने में। एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से की थी और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चाणक्य थे, उनका चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने अब पूरे प्रशासन, जो मौर्य काल का जो प्रशासन था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। और ये एक जो है राजनीति से रिलेटेड पुस्तक थी इनकी, अर्थशास्त्र, जो मतलब कैसे वहां की कूटनीतिक तरीके से सत्ता को हस्तांतरण करना है, सत्ता को अपने पक्ष में लाना है और वहां के जितने भी युद्ध होते थे उन सभी का कुशल तरीके से वर्णन किया गया है। और ये शेरों वाला स्तंभ है, ठीक है। इसमें जो है 4 शेर हैं, 4 शेरों वाला जो है ये स्तंभ शीर्ष है। वंश, अब वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। और जो है पहले प्राचीन काल में वंश परंपरा से ही जो है राजाओं का निर्धारण होता था। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये जो है 3 सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था और दूसरी तरफ उज्जैन तथा उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मतलब कहने का कि साम्राज्य इतना बड़ा था और वहां पे इतने बड़े क्षेत्र में किसान पशुपालक भी बसे हुए थे और बाहर से आए हुए लोग भी बसे हुए थे। और यहाँ पे लगभग सब ज्यादा जो है जंगलों से यहाँ का जो क्षेत्र था वो भरा हुआ था। और यहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे और भिन्न भिन्न भाषाएं और भिन्न भिन्न कपड़े बदलते रहते थे, पहनते थे। आप देख सकते हैं ये आपको मौर्य साम्राज्य और उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों से प्राप्त स्थल। ये जो है प्रमुख वहां के अभिलेख हैं जहां जहां पे मतलब ये मौर्य साम्राज्य था पूरे भारत में। देख सकते हैं पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य है। और ये जो है हर जगह से, जैसे जम्मू कश्मीर से मानसहेरा, शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला से जो है 2 आपके अभिलेख प्राप्त होते हैं। लंपक, और फिर यहाँ पे जो है अफगानिस्तान पे लंपक और कंधार। और इधर देखेंगे तो रामपुरवा, लौरिया अरेराज, ये पाटलिपुत्र से प्राप्त होते हैं। और सारनाथ में भी कई सारे अभिलेख हैं, आप देख सकते हैं। दक्षिण में बात करेंगे तो ये मास्की और एर्रागिरी और ब्रह्मगिरी, ये जो है दक्षिण में अभिलेख हैं। और शोपारा, शन्नति, कलिंग से आपको जो है जौगढ़ और धौली 2 अभिलेख मिलते हैं।
फिर उज्जैन की बात करेंगे तो यहाँ पनगुरिया और सांची, रूपनाथ ये सभी अभिलेख उज्जैन के आसपास प्राप्त होते हैं। इलाहाबाद से आपको कौशाम्बी, और ये सभी अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, दिल्ली के दो बहुत ज्यादा दिल्ली और मेरठ में है, एक जो है टोपरा और बहापुर। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुछ प्रमुख अभिलेख थे। मौर्य समाज उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के ये जो है सभी प्राप्ति स्थल है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? अब ये चीज आप देखिए कि जो राज्य था उसे साम्राज्य से अलग कैसे माना गया? तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है। और कर क्यों इकट्ठा करते हैं? तो आप सभी को पता है, कर के द्वारा ही किसी क्षेत्र पर या किसी राज्य या किसी साम्राज्य का प्रशासन करने के लिए उन्हें राजस्व होता है। और राजस्व से क्या करते हैं वो लोग? जितना भी कर मिलेगा, जितना भी पैसा मिलेगा, उससे प्रॉपर सेना रखेंगे और वहां का जो शासन संचालन है उसको आगे कंप्लीट करेंगे। साम्राज्य का प्रशासन। अब साम्राज्य के प्रशासन की बात करेंगे तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था और इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे और इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबसे ऊपर सम्राट था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जब क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनता है तो डायरेक्ट नहीं बनता है, वो ऐसे पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाते हैं और आप सभी को ये पैराग्राफ ही कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि जब आपको ये सब चीजें एक मतलब एक स्टोरी के रूप में मालूम होंगी तो अब उसके जब भी क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ से रिलेटेड तो आपका वहां पे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मतलब राजा ने मतलब राजा ने बहुत सारे जासूस भी रख रखे थे उन अधिकारियों के देखभाल, मतलब उन अधिकारियों के जो क्रियाकलाप था देखभाल के लिए, जो वहां पे कर वसूलते थे। राजा ने अधिकारियों की देखरेख के लिए जो है गुप्तचर और या जासूस भी लगा रखे थे, जो कि उनके जितने भी क्रियाकलाप थे उनको जो है वो लोग देखते रहते थे और राजा के पास उनके जितने भी एक्टिविटी होती थी उसको बताते रहते थे। नेक्स्ट है आपका, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया और कुछ हद तक पाटलिपुत्र ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों को नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। और उदाहरण के लिए जैसे अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब देखिए, वहां के लोग ना नजराने पेश किया करते थे। नजराना मतलब एक तरह से उपहार देना। क्या होता है नजराना? ठीक है, तो जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। और स्वेच्छा से क्या दिया जाता है? स्वेच्छा से हम लोग गिफ्ट देते थे, उपहार देते हैं। आप भी अभी जैसे कभी आप कोई चीज देते हो किसी को तो वहां पे आप जब जाएंगे तो स्वेच्छा से देंगे। गिफ्ट हमेशा कोई कैसे देता है? स्वेच्छा से देता है। जब वो उस लायक है तो वो देता है। ऐसे ही राजाओं को खुश करने के लिए वहां के लोग उन लोगों को नजराना देते थे या उपहार देते थे। नेक्स्ट है राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट की बात करेंगे
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा था उसका विवरण दिया। यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये किसके लिए कहा गया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये कहा गया है कि यहाँ के जो चंद्रगुप्त राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो एक ही मतलब कमरे में 2 दिन से ज्यादा नहीं सोते थे, और मतलब वो हमेशा डरते रहते थे कि कोई उनकी हत्या ना कर दे। और यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है, अभी आगे चल के आपको दिखाए, मतलब ये क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलेंगे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, मतलब यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है आपका, पाटलिपुत्र जो आज वर्तमान में क्या है, पटना बन गया है, इसके बारे में देखते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत शहर है, नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। विशाल प्राचीर मतलब एक विशाल बड़ी दीवार से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ अर्थात लकड़ी से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ। जंगलों में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। मधु मतलब शहद, और मोम मतलब मोमबत्ती, जैसे जो वहां पे रोशनी वगैरह के लिए काम में आती थी ना, मतलब रात में दीपक जलाने, ये सब के काम में मोम का प्रयोग करते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट, जो आज का सबसे बेस्ट टॉपिक है, मतलब यही मेन टॉपिक है आज का। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, कलिंग युद्ध का कौन सा अभिलेख है जो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासी और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो देखो यहाँ पे कितनी प्यारी बात लिखी है कि उन्होंने कहा है कि ये युद्ध को जो है ये कभी ना करे, मेरी हमारे वंशज हैं वो आगे चल के युद्ध ना करे, और इसको धम्म को मतलब धम्म के द्वारा दूसरों का दिल जीते और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और अशोक का जो किस मतलब कलिंग युद्ध के बारे में किस नंबर के शिलालेख में वर्णित है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बिहार के रामपुरवा में मिले उत्कृष्ट पॉलिश वाले उब्रस भी शीर्ष याग स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और वर्तमान में इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अगला क्वेश्चन है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में बात करें, कलिंग कहाँ स्थित है?
कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये इनका निर्णय था कि अब दोबारा से वे कभी युद्ध में नहीं जाएंगे और ना ही युद्ध करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक का जो धर्म था वो क्या था? तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक के साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह-जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, और अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजा था। अब देखो, अशोक जो थे ना, इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को इतना बढ़ाया और उन्होंने इतना ज्यादा मतलब इसको आगे करवाना, प्रचार प्रचार इतना ज्यादा किया कि जो है जगह जगह पर इन्होंने जो है शिलाओं और स्तंभों पर जो है अपने संदेश को, बुद्ध के जो धम्म के संदेश थे उनको खुदवाए, अपने द्वारा जो दिए जाने वाले संदेश थे उनको खुदवाया और उन लोगों को पढ़कर सुनाया जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अपने दूतों के माध्यम से उनको पढ़कर सुनवाया। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अर्थात चिकित्सा व्यवस्था से मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है या कोई पशु बीमार है तो उनके लिए जो है डॉक्टर की भी व्यवस्था हो सके, इसलिए चिकित्सा की व्यवस्था भी वहां पर की गई। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? तो ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों पर दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को जो है दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। देखिए, अभी भी आप आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि धर्म को बस मतलब एक वो बना दिया है, जैसे कि हम आप जिस धर्म से प्रभावित हो जाते हैं ज्यादा, उसी को ज्यादा मानते हैं और दूसरे को कम मानने लगते हैं। ये दूसरे को जो है आदर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। मतलब कहने का कि सभी धर्म समान है और हम अगर जिस धर्म को नहीं मानते उसका भी हमें आदर करना चाहिए। ठीक है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। और ऐसा क्यों है, क्यों अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि अपने खुद के सभी धर्मों में यह लिखा गया है कि हमें सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। इसलिए अगर हम किसी दूसरे धर्म की निंदा करते हैं तो वहां पे हम खुद अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, और इसका मतलब नहीं कर रहे, इसका मतलब हम अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। फिर है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। आ मतलब देवनागरी लिपि और यहाँ पे एक ये आ है मतलब मलयालम। ये जो है अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है। अन्यत्र देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले
लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार यहाँ पे है, चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया और इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की जो सीमाएं हैं बदलती रही और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा और 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की बात करेंगे तो ये लगभग 2300 साल पहले, याद रखेंगे, लगभग 2300 साल पहले इसकी शुरुआत होती है। आगे की बात करेंगे तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राजाओं का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शंख नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन, यहाँ पे शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ और इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाणों का शासन भी स्थापित हुआ। आप देख सकते हैं ये हिंद यवन प्रकार के सिक्के हैं। अगर आप नहीं देखा अभी तक तो एक बार देख लीजिए, ये हिंद यवन सिक्का है। ठीक है, इस तरह के कुछ सिक्के हिंद यवन शासकों के द्वारा उत्कीर्ण बनवाए गए थे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की और शुंगों के बाद कंडों तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था और यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। और आप देख सकते हैं ये जो है कुषाण के सिक्का है। यहाँ पे कुषाण जो थे वो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। कैसे? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सिक्का होता था सोने का, वो इन्हीं के सिक्के होते थे, कुषाणों के। तो आप देख सकते हैं ये जो है सोने का सिक्का था, कुषाणों के द्वारा स्थापित बनवाया गया था। ये दोनों हेड और टेल एक तरह से बोल सकते हैं, दोनों तरफ का आगे पीछे का सिक्के का प्रारूप है और ये कुषाण सिक्का है। दक्षिण भारत में 2200 से लगभग 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया और लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका शक सिक्का है, शकों के द्वारा स्थापित सिक्के। प्यारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खोले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं सातवाहन सिक्का कुछ इस प्रकार का था। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की और यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले की गई थी, ये एकदम सही है। फिर अशोक के निर्देश पर कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख के उत्कीर्ण की गई, यह कथन भी सही है। सही उत्तर का चयन करना है तो इसके 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 2300 वर्ष पूर्व की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की।
दक्षिण तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य जो सेनानायक था वो पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, एकदम सही है। और शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन गुप्त साम्राज्य की स्थापना होने तक चलता रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है दक्षिण तथा मध्य भारत। अच्छा, यहाँ पे दक्षिण तथा मध्य भारत नहीं है, याद रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ मध्य भारत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसमें गलत हो जाएगा। और शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन गुप्त साम्राज्य की स्थापना होने तक चलता रहा, ये एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर न के दक्षिण तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की और शुंगों के पश्चात कर्ण तथा अन्य वंशों का शासन गुप्त साम्राज्य की स्थापना होने तक चलता रहा, इसलिए उपयुक्त में से केवल 2 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी भारत पर शासन करने वाले शकों और पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन करने वाले सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। ठीक है, तो पश्चिमी तथा मध्य भारत में वाकाटक वंश के पतन के पश्चात सातवाहन राज्य की स्थापना हुई। अब इसमें बताना है कि कौन से जो है सही है। ठीक है, तो पूर्वी भारत पर शासन करने वाले जो शक थे उनका पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन करने वाले सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए, तो ये गलत है। इनका कोई युद्ध नहीं हुआ था शकों के साथ, वाहनों के साथ। फिर पश्चिमी तथा मध्य भारत में वाकाटक वंश के पतन के पश्चात सातवाहन राज्य की स्थापना हुई, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर का चयन करना है, इसमें ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था, ना कि पूर्वी भारत पर। याद रखें, पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर था शकों का शासन, और पश्चिम भारत पर तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। ले लगभग 21 वर्ष पूर्व स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक स्थापित रहा और लगभग 1700 वर्ष पूर्व मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका दक्षिण भारत है उसके संदर्भ में बताना है। 2500 से 2200 वर्ष पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। 2500 से 2200 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर इसके बाद लगभग 2000 वर्ष पूर्व पल्लवों और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्यों की स्थापना की। इसमें बताना है कौन से सही उत्तर का चयन करना है। तो 2500 से 2200 वर्ष पूर्व चोलों नहीं, ये तो गलत है, ये लगभग आपके बहुत बाद में शासन हुआ था इनका। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पल्लवों, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों को सही गलत है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 2200 से 1800 वर्ष पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया और 2500 से 2200 वर्ष पूर्व के बीच लगभग 1500, ठीक है, ना कि 2500 से 2200, ठीक है, और 1500 वर्ष पूर्व ना कि 1800 वर्ष पूर्व पल्लवों और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्यों की स्थापना की थी। दक्षिण भारत के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन गलत है। और दोस्तों, आज की क्लास आप यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है, सभी लोग जो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है विद्यालय एजुकेशन। विद्यालय एजुकेशन सर्च करेंगे जैसे ही, तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके, और सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें आप, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।